Very good morning to all of you. Myself Vikram, PGT Accountancy from Suraj School, Kosli. होप सो कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे और आपको जो टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडी का हो, चाहे अकाउंटेंसी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, इंग्लिश की क्लासेस हो, सभी आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यस या नो? नो सर। ओके, गुड। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। देखिए, अब तक हमने जो पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, उन पॉइंट्स के अंदर जो पहला पॉइंट हमारा है वो था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के चैप्टर से इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके जो है आगे चले थे और हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम धीरे धीरे आगे चले थे और आगे चलते चलते हम लोग एक टॉपिक पर आए थे जिसका नाम क्या था, काइंड्स ऑफ कंपनी। और हमने तीन प्रकार की कंपनियों के बारे में बेसिकली डिस्कशन किया था, एक वन पर्सन, दूसरा प्राइवेट कंपनी, तीसरी पब्लिक कंपनी। और फिर उसके बाद हमने कुछ लाइबिलिटी के बेस पर कंपनियों का डिस्कशन किया था, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड बाय गारंटी, इन तीन कंपनियों के बारे में पढ़ा था। और एक हमने डिफरेंस पढ़ा था वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में, कि भाई इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे चले थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 हम आए थे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे, कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। उसके चार स्टेप हमने देखे थे, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद हमने बात की थी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी के बारे में। भाई एक कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने दो प्रकार की कैपिटल के बारे में बात की थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। और इन दोनों प्रकार की कंपनियों के बारे में, दोनों प्रकार के शेयर के बारे में बात करने के बाद मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कशन किया था, कि प्रेफरेंस शेयर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। और करीब 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने बात की थी इक्विटी शेयर के बारे में, और मैंने ये बताया था कि इक्विटी शेयर में आप लोगों के पास दो इंपॉर्टेंट राइट होते हैं, एक तो वोटिंग राइट और दूसरा मीटिंग में पार्टिसिपेशन का राइट, है ना। और उसके बाद हमने एक बात की थी कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो पढ़ लेने हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। होप्स हो कि आपने डिफरेंस पढ़ लिए होंगे, कुछ डिफरेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। अब इसमें मैंने बात की थी प्रेफरेंस शेयर को और इक्विटी शेयर को, दो बेसिक डिफरेंस, डिविडेंड के बारे में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में, और तीसरा मैंने बात की थी वोटिंग राइट। तो ये जो है डिस्कशन आपने अब तक कर ली थी। और लास्ट जो क्लास हमने ली थी दैट इज ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जो लास्ट क्लास हमारी थी वो किस पर थी, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अकाउंटिंग पर्पज। और उसमें मैंने आपसे बात की थी कि कैपिटल को हमने 6 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 6 प्रकार से कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, एक तो था हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल का, एक इशूड कैपिटल का, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इट मींस, ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल मतलब अगर हमारे पास दोनों प्रकार के शेयर इशू हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, तो दोनों प्रकार की कैपिटल को हम अलग अलग शो करके चलते हैं, ऑथराइज्ड में भी, इशूड में भी, सब्सक्राइब में भी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। और इसके अलावा तीन पोर्शन हमने और देखे थे, बताइए उन तीनों के नाम क्या है। नंबर 4 पर क्या पढ़ा था हमने, बताइए जरा, कोई भी बच्चा। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था हमने, और बताइए जरा। नेक्स्ट पे हमने क्या देखा था, पेड अप शेयर कैपिटल। और बताइए नेक्स्ट कौन सी थी हमारी, रिजर्व कैपिटल। तो ये जो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, इनके बारे में हम लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़े और हमने इनका मीनिंग देखा कि अन जो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था वो मैक्सिमम अमाउंट जिसके साथ कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उसके MOA में ये कैपिटल गिवन होती है, और इसके अलावा वो कैपिटल अपने जीवन काल में और शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन अगर करने पड़े
तो उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और इस प्रकार की कैपिटल का हमने दूसरा नाम रखा था ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ साथ नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे इशूड कैपिटल के बारे में, और हमने इशूड कैपिटल को डिस्कस कर लिया था कि आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी कैपिटल कंपनी इशू करती है आम जनता को, पब्लिक को, उसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। तो वो इशूड कैपिटल के नाम से हमने जानी थी। और उसके बाद हम चले थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में, कि इशूड कैपिटल का वह हिस्सा, पार्ट ऑफ कैपिटल और इशूड कैपिटल विच इज for time being subscribed by the members of the company as per section 286 company act 2013 section 2 clause 86, part of capital which is for time being subscribed by members of a company। एंड इसको हमने फिर दो पार्ट में बांटा था, पार्ट ए पार्ट बी। ए में हमने रखा था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, दूसरे में रखा था सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। और इसकी सिचुएशंस भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, कब कब जो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगी और कब कब जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप होगी। उसके बाद दो कैपिटल और हमने डिस्कस की थी, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मैंने बताया था इट इज द पार्ट ऑफ योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो हमने आम जनता से मांग लिया है और जनता ने पेमेंट करने के लिए तैयार भी हो गई है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और एक थी हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के बारे में बात की थी कि पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो आम जनता से मांगी गई है उसमें से जनता ने जितनी हमें पेड कर दी उसे पेड अप कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद एक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पढ़ लेना है, ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या अंतर होता है। एक बेसिक सा अंतर मैं बता देता हूँ कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो होती है, दैट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल। या आप कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल जो है ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारी जो कैपिटल है वो किसका पार्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल हमेशा बड़ी होगी या इक्वल टू हो सकती है इशूड कैपिटल के, कभी भी इशूड कैपिटल ग्रेटर देन नहीं होगी, कभी भी इशूड कैपिटल ग्रेटर देन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बराबर तो हो सकती है लेकिन कभी बड़ी नहीं हो सकती है। ये एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, मीनिंग के बेस पे आप डिफरेंस याद रखेंगे। ये MOA में दी हुई होती है और ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई होती है कितनी होगी, इसके बारे में कोई जानकारी MOA में गिवन नहीं होती है। वन कैन एक्सीड द अदर, वेदर वन कैन एक्सीड द अदर मींस इट ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन इशूड शेयर कैपिटल, एंड issued capital is always be equal to or less than authorized share capital. One can exceed the other means authorized can be more than issued capital but issued capital cannot be more than issued capital। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने आपको याद होगा कि वहां उस वक्त बताया था कि आपको रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में एक अंतर पढ़ लेना है, समझ लेना है क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ इसी पॉइंट से आज डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा कि ऑथराइज्ड जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिजर्व कैपिटल के बारे में और कैपिटल रिजर्व के बारे में हम लोग करेंगे। रिजर्व कैपिटल क्या होती है और कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, इन दोनों में वर्ड में थोड़ा सा हेर फेर है, बस आगे पीछे लगे हैं, अदरवाइज ये मुझे सेम नजर आते हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे आप लोग कि ये दोनों सेम है, ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है जो कि अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है, रिमेनिंग अनकॉल्ड अप। पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिमेनिंग अनकॉल्ड अप कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है। अब इसका मतलब तो एक सीधी सी बात ये है ना कि जो अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है वो सब्सक्राइब तो हो ही चुकी है, तो सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल का ये क्या होता है, पार्ट होता है। सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल का क्या होता है, ये पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। दैट अ कंपनी resolves by the special resolution not to call except in event of winding up of the company and such number of shares are shown as subscribed but not fully paid up, subscribed but not fully paid up। और ऐसी कैपिटल को हम किसके नाम से दिखाते हैं, subscribed but not fully paid up के नाम से शो करते हैं। इसको मतलब सच नंबर ऑफ शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, लेकिन बैलेंस शीट में इसको हम फिर भी शो नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट।
और इसको कब मंगवाया जा सकता है? इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। किस पर्पज के लिए? टू मेक द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज। जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है उसके नाम से इसको लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल पार्ट तो इसी का ही होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि हमने अभी तक ये पैसा मांगा नहीं है। और जब मांग लेंगे तो ये सब्सक्राइब कैपिटल के हिस्से में ट्रांसफर हो जाएगा। until unless reserve capital will not to be shown into balance sheet, it is to be shown at the footnote of the balance sheet। बैलेंस शीट के फुटनोट पर इसको दिखाकर हम लोग चलेंगे। दूसरा पार्ट था कैपिटल रिजर्व। इट इज ए टाइप ऑफ रिजर्व। रिजर्व मतलब प्रॉफिट्स, रिजर्व मतलब क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। तो ये एक प्रकार के प्रॉफिट्स हैं। कैसे प्रॉफिट है? ये कैपिटल रिजर्व है तो डेफिनेटली ये कैपिटल प्रॉफिट में से मेंटेन किए गए होंगे, इसलिए इनका नाम हमने कैपिटल रिजर्व रखा है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड इट इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स। और ये जो है डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं होते, इनके आधार पर हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। डिविडेंड इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ दिस कैपिटल रिजर्व। इनके बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर या 2 नंबर में, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। 1 मार्कर जनरली क्वेश्चन हमसे इसमें से पूछ लिया जाता है, तो ज्यादा सी बात नहीं रखेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मीनिंग एंड क्रिएशन एंड शोन इनटू बैलेंस शीट यानी डिस्क्लोजर। ये 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। मीनिंग का मतलब है पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल होता है रिजर्व कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, whereas the capital is the part of reserves which cannot be used for distribution of dividend and are to be created out of capital profits, जबकि इनका क्रिएशन अनकॉल्ड अप कैपिटल में से किया जाता है। और तीसरा जो डिफरेंस मैंने याद रखने के लिए कहा है दैट इज डिस्क्लोजर। रिजर्व कैपिटल नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, वेयर एज जो रिजर्व फंड होते हैं, जो रिजर्व कैपिटल रिजर्व होते हैं, उनको रिजर्व्स एंड सरप्लस एक हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड के अंदर। याद होगा मैंने आपको शेयर होल्डर फंड एक हेडिंग लिखवाई थी बैलेंस शीट के अंदर, उसमें हमने एक सब हेडिंग लिखी थी शेयर कैपिटल, उसके साथ दूसरी सब हेडिंग होती है हमारी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये जो कैपिटल रिजर्व होता है वो इसका पार्ट माना जाता है, इसमें हम उसको शो करके चलते हैं। और इसमें और क्या क्या आता है? इसमें हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो किया जाता है, इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी शो करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि बैलेंस शीट की मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को सिखा दी थी कि कैसे बैलेंस शीट में कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके थे कि बैलेंस शीट हमें एक बनानी होती है, एक्सट्रैक्ट एज एट बनती है ऑफ, जिसके नाम से आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसका नाम यहाँ लिखा जाता है। मान लीजिए मैं वीवीएन लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर वीवीएन लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट आ जाएगी। मेजर हेडिंग में ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड होगी हमारी। टोटल बैलेंस शीट में 2 साइड होती हैं बेटा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप इसको भूले ना। टोटल जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में मेरे पास मेजर साइड, अगर कोई पूछ ले आपसे मेजर साइड कितनी होती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 2 मेजर साइड होती हैं। कौन कौन सी 2 मेजर साइड होती हैं बताइए जरा नाम लेकर। एक तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड, और दूसरी कौन सी साइड होगी? दूसरी होगी एसेट साइड। दूसरी कौन सी होगी? एसेट साइड। एक बात, दूसरा बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी, इसका वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तीसरा, बैलेंस शीट को जो बनाया जाता है तो शेड्यूल थर्ड एप्लीकेबल होती है, शेड्यूल थर्ड एप्लीकेबल होती है पार्ट 1, जो कि हमें बताया गया है किस एक्ट में? कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट 2013 में इसके बारे में हमसे डिस्कस किया गया है। और जब मेजर साइड के बाद इसकी मेजर हेडिंग्स के बारे में कोई बात कर ले, मेजर हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल मेजर हेडिंग्स इसके अंदर होती हैं 6, जिनमें से 4 मेजर हेडिंग होती हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड और 2 मेजर हेडिंग होती हैं आपकी एसेट साइड। अब उस 4 मेजर हेडिंग में से हम एक मेजर हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। और उस शेयर होल्डर फंड के अंदर, उस शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेडिंग होती हैं, 3 सब हेडिंग होती हैं। एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा होता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
सॉरी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इस नाम से होती है। SRM, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, शेयर वारंट्स के लिए पैसा मिलता है। ये तीन एडिंग होती है, सब मेजर एडिंग, ये क्या है, सब एडिंग। तो इसमें से शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को सिखा दी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेसिकली प्रॉफिट्स आते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक प्रॉफिट माना जाता है, कैपिटल रिजर्व भी एक प्रॉफिट माना जाता है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, वो इसमें शो करके चलेंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट का रिजर्व, वो सब इसके अंदर हम शो करके चलते हैं। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसकी प्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन के बारे में, और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। आइए चलते हैं, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था क्या क्या लिखते हैं। पार्टिकुलर्स में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर, और एक ये हमारा केवल करंट ईयर का फिगर शो किया गया है। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर के फिगर भी हो तो हम प्रीवियस ईयर का कॉलम भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, बना लेंगे, और प्रीवियस ईयर के कॉलम को भी हम यहाँ पर शो करके चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको बनाने की हमें जरूरत नहीं होगी, उसके लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आइए आगे चलते हैं। ये इसका प्रेजेंटेशन में नोट नंबर हमने मेंटेन किया था। आपको याद होगा कि नोट नंबर मैंने कैसे बनवाया था। ये इसका नोट नंबर था हमारा, और नोट नंबर एक मैंने डाल दिया था, दैट इज फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल आप शो करेंगे। अगर इक्विटी की है तो इक्विटी, और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, है दोनों है तो दोनों, इस तरीके से दिखाकर, और यहाँ पर लाइन लगा देंगे और एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर लाइन लगाओ तो दोनों के लिए लगा दो, नहीं तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे इशूड कैपिटल हमने बात की थी, दोनों अगर हैं तो दोनों लिखिए, और यहाँ लिखने के बाद टोटल करिए और सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर हम लोग पहुंचे थे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन का, इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे शेयर कैपिटल के अंदर। शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कब होते हैं ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जब जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतना ही मैं कोल्ड अप कर लूं और उतने ही लोग पेड कर दें, तो हम इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में लिखा जाएगा, रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के मैंने चार केसेस बताए थे आपको। सबसे पहला केस था कि फेस वैल्यू जितनी है, कोल्ड अप वैल्यू भी उतनी हो, बट सभी शेयर पर फेस वैल्यू जो है, कोल्ड अप वैल्यू जो वो ना मिले, तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। एक मैंने आपको बताया था कि जो फेस वैल्यू है उससे कम कोल्ड अप वैल्यू है और इक्विवेलेंट टू पेड अप वैल्यू है, यानी जितना मांगा उतना दे तो दिया लेकिन मांगे ही कम, तो भी हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में रखेंगे। और एक केस मैंने बताया था जो फेस वैल्यू है वो नॉट इक्विवेलेंट टू कोल्ड अप वैल्यू है, और जितना मांगा उसमें से भी लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो वो पेड अप वैल्यू है। तो ऐसी कंडीशन भी अगर आ जाए आपके पास तो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये फेस वैल्यू है, 100 रुपये कोल्ड अप वैल्यू है, 100 रुपये पेड अप वैल्यू है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 100 रुपये फेस वैल्यू है और 100 रुपये कोल्ड अप वैल्यू है, लेकिन 90 रुपये लोगों ने दिए हैं, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 100 रुपये फेस वैल्यू है लेकिन मांगे ही 90 रुपये हैं और लोगों ने 90 रुपये दे दिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 100 रुपये फेस वैल्यू है लेकिन हमने मांगे तो है 90 रुपये और लोगों ने दिए हैं 80 रुपये, तो ये कैटेगरी भी हमारी किस में आ जाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, इन दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। इनमें से कुछ पोर्शन जो होगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का भी आएगा, तो ये कैटेगरी भी इसमें शामिल करके हमसे पूछ ली जाएगी। तो इसमें हम कैपिटल कैसे दिखाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना भी शेयर है, कोल्ड अप जितना है अंदर की तरफ लिख लेंगे। अगर कोई कॉल सिनेरियर बना तो कॉल सिनेरियर माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर पर भी सेम तरीके से हम कॉल सिनेरियर बना तो माइनस कर देंगे। और अगर किन्हीं शेयर्स को आपने फॉरफिट कर लिया, इसके बारे में हम आगे फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे, बस आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर्स आर फॉरफिटेड और उन फॉरफिचर को री इशू नहीं किया गया है,
फॉरफिट फॉरफिट कर लिया, इशू नहीं किया गया है, तो उसका जितना भी पैसा मुझे मिला है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और जब फॉरफीचर होगा तो ध्यान रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर होने के चांसेस कम होंगे, या फिर दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं कि कुछ शेयर्स पर कॉल्स इन एरियर हो और कुछ शेयर पर फॉरफीचर हो। फॉरफीचर का मतलब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी डिस्कशन आगे करेंगे। फॉरफीचर का मतलब होता है व्हेन अ शेयर होल्डर is not able is not able to make the payment of his calls on time। तो उस वक्त हम कंपनी उसको एक 14 डेज का फाइनल नोटिस भेज देती है, 14 डेज नोटिस भेज देती है कि भाई अपना पैसा पेड करो। और उस वक्त अगर वो अपना पैसा पेड नहीं करते हैं उस नोटिस के बाद भी, तो कंपनियों को अधिकार होता है कि वो इस प्रकार के शेयर को जब्त कर लें, फोरफिट कर लें, और उनका पैसा उनको ना वापस करें जो उन्होंने अब तक पेड किया हुआ है। तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और उसका जितना भी पैसा होता है हम सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो एक नंबर में आपसे इसका ट्रीटमेंट पूछ सकता है, क्या ट्रीटमेंट पूछ सकता है कि बताइए फॉरफीचर शेयर का जो बैलेंस होता है, अमाउंट होता है, वो बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है? तो दैट इज टू बी एडेड इन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो फिगर हमारे सामने निकल कर आता है, किसका? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का। तो इन सब का जोड़ करके हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, और बैलेंस शीट में यहाँ पर आकर इसको क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं, इस कंडीशन पे आकर लिख देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्सक्राइब कैपिटल प्रेजेंटेशन। अब तक हमने इतना ही काम किया है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ा है। और इसके मैंने 4 न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा दिए थे, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे फ्रॉम डीके गोयल सर बुक, फ्रॉम डीके गोयल सर बुक। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो प्लीज आप जाइए, मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, वहां से इस वीडियो को देखिए, या फिर मेरी पुरानी वीडियोस भी पड़ी होंगी, उन वीडियोस को देखिए और उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 ही नंबर का एग्जाम में आता है, जिसके 4 नंबर एकदम फ्री के होते हैं, क्योंकि इसमें इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाना आना चाहिए, आधा नंबर उसका होता है, उसमें आधा नंबर कैपिटल लिखने का होता है। सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इस कैपिटल पे आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आए प्रोसेस ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर्स को हम इशू कैसे करते हैं, अलॉटेड कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन तो कर ही लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से चल पड़ता हूँ। कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है ओनली आफ्टर मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड लीगल कंप्लायंसेस प्रोसेस ऑफ इशू एंड अलॉटिंग द शेयर्स इज एक्सप्लेनेटेड एज एक्सप्लेनेटेड। आप इसको थोड़ा ठीक कर लें, एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज कर लें, एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आइए एक डायग्राम पर चलते हैं, देखिए जरा डायग्राम को। डायग्राम को देखने से आपको समझ में क्या आता है ये देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो क्या होगा? सबसे पहले ही होगा हमारे पास एप्लीकेंट, हमारे पास डिपॉजिट करवाएंगे एप्लीकेशन मनी, और हम एप्लीकेशन मनी को एक डेजिग्नेटेड बैंक में जमा करवा देंगे। उसके बाद आफ्टर द लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन, जब सब्सक्रिप्शन बंद होने वाला होगा, जब शेयर्स को इशू करने की डेट खत्म होने वाली होगी, तो इट इज डिटरमाइंड, ये देखा जाएगा वेदर इशू इज अंडर सब्सक्राइब्ड और फुली सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड। याद होगा मैंने आपको 3 केसेस समझाए थे, कौन कौन से 3 केसेस थे? 3 केसेस में एक बताया था मैंने आपको अंडर सब्सक्राइब्ड के बारे में, और एक मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्राइब्ड के बारे में, और एक मैंने बताया था फुली सब्सक्राइब्ड यानी एट पार सब्सक्राइब्ड के बारे में, फुली सब्सक्राइब्ड यानी एट पार सब्सक्राइब्ड के बारे में। और एक मैंने और बताया था, कौन बताएगा? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर मुझे बताओ, कौन बताएगा? चौथा पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था? अंडर ओवर फुली सब्सक्राइब के बाद एक चौथा पॉइंट और डिस्कस किया था, बताइए जरा क्या है वो? बताइए बताइए, कौन बताएगा?
कोई भी नहीं। चलो मैं बता देता हूं, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मैंने आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, बट 100% से कम होगा, बट 100% से कम होगा। और कंपनी के केस में मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था, दैट शुड बी 90% ऑफ इशूड शेयर। कम से कम जो शेयर आपने इशू किए हैं उसका 90% क्या होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एज पर सेबी गाइडलाइंस, एज पर सेबी गाइडलाइंस। अगर सेबी कहती है कि भाई 90% से कम शेयर अगर आए हैं, एप्लीकेशन आई है, तो वो कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती। जितना पैसा उनको एप्लीकेशन का मिला है वो सारा का सारा पैसा हमें वापिस लौटाना होगा शेयर होल्डर को। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपलसरी आ जाता है हमारे पास, तो उस कंडीशन में हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं। और फिर भी अगर मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहीं ना कहीं लैक करती है, तो कंपनी को एक अंडर राइटर्स होते हैं, कंपनी के पास एक अंडर राइटर्स होते हैं। उन अंडर राइटर्स की मदद से कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करवा सकती है और शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है। बदले में इन अंडर राइटर्स को कंपनी को क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। आइए इस फॉर्मेट पे दोबारा चलते हैं। तो हमारे पास अब डिटर्मिनेशन का टाइम आ गया कि बताइए कि शेयर सब्सक्राइब्ड है, फुली सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है। सब्सक्रिप्शन के केस में तीन बातें मेरे सामने लिखी हैं। सब्सक्रिप्शन के केस में पहली बात है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हुआ है तो रिफंड एप्लीकेशन मनी, जितना भी पैसा आया सारा वापस कर दें, किसी को कोई शेयर लॉट नहीं किए जाएंगे। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो उस कंडीशन में शेयर्स को हम अलॉट कर देंगे जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 में से मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनता है 90%, 9,000, 90% बनता है 9,000। अगर 9,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं आई है, एप्लीकेशन सपोज करिए आ गई 8,000 के लिए या 8,900 के लिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला, तो जितना भी पैसा हमारे पास आया है वो सब रिफंड हो जाएगा, वापस करना पड़ेगा। अगर 9,000 या 9,000 से ज्यादा बट लेस देन 100%, मीन्स 10,000 से कम अगर एप्लीकेशन आई है तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और एग्जैक्टली 9,000 आ गई तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो उस कंडीशन में शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और सभी शेयर होल्डर को शेयर दे दिया जाएगा, उनसे पैसा मांग लिया जाएगा। और वो पैसा जो मांगेंगे उसको फर्दर ऑन हम अलग अलग कॉल्स पर कैसे एडजस्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फुली सब्सक्राइब्ड हो जाए, क्या हो जाए, फुली सब्सक्राइब्ड हो जाए अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो उस कंडीशन में तो शेयर्स 100% हम अलॉट करेंगे ही करेंगे। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने क्या समझाया था, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, मोर देन इशूड शेयर, मोर देन इशूड शेयर, जितने शेयर आपने इशूड किए हैं उनसे ज्यादा एप्लीकेशन का आना, या मोर देन 100% इशूड शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन का आना ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स का कुछ इस प्रकार से। उनकी अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। आइए उन कैटेगरी के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। और मैं ये डिस्कशन आपके साथ इस खाली पेज पर करूंगा, इस वाले पेज पर मैं आपके साथ करूंगा, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एक कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, एक सब्सक्रिप्शन के केस में एक कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे शेयर्स वो इशू कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला केस बनेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूं, मान लीजिए 10,000 शेयर इशूड किए गए हैं, 10,000 शेयर इशूड किए गए हैं और 15,000 के लिए सपोज एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, 15,000 के लिए एप्लीकेशन क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। तो आइए बात करेंगे। पहली बात कि जितनों ने 15,000 शेयर मांगे उनको हम 10,000 शेयर दे दें। इस प्रकार से यदि आप अलॉटमेंट करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या नाम दिया जाता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट।
यानी अनुपात के आधार पर। जिसने 5 शेयर मांगे उसको हमने 2 शेयर दे दिए, 3 शेयर जिसने मांगे उसको हमने कितने शेयर दे दिए, 2 शेयर दे दिए। 3 शेयर जिसने मांगे उसको हमने 2 शेयर दे दिए। चलिए थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूं। यहाँ करेंगे, 3 शेयर जिसने मांगे उसको हमने 5 दिए 15, 3 जीरो से 3 जीरो काट दें, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, जिसने 3 शेयर मांगे उसको 2 शेयर दे दिए। यानी कि अनुपात के आधार पर दे दिए, इसको बोलेंगे अनुपात के आधार पर शेयर देना, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, अनुपात के आधार पर देना। नंबर 2, कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि 10,000 को 10,000 शेयर दे दे, जिसने 10,000 मांगे उनको 10,000 दे दे, और जो बाकी 5,000 बच गए उनको नील कर दे, उनको एक भी शेयर ना दे। इसको बोलते हैं एट पार सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट और रिमेनिंग रिजेक्टेड, रिमेनिंग रिजेक्टेड। तो ये अलॉटमेंट फुल हो जाएगा और रिजेक्शन हो जाएगा। तीसरा केस जो होगा वो ये हो सकता है कि हम 4,000 को तो 4,000 दे दें, फिर बाकी 6,000 जो बचे उनको हम 4,000 दे दें, और जो 5,000 बचे उनको हम रिमेनिंग 2,000 दे दें। तो इस तरीके से जब अलॉटमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट, इसको प्रोराटा अलॉटमेंट के नाम से जानते हैं। तो होप्स हो कि तीनों बातें आपको समझ में आई होगी। ऐसा भी कर सकती थी कंपनी की, 12 को जो है, देखिए चौथा केस बना देता हूं यहाँ पर, 12,000 को 10,000 दे दे और बाकी बचे 3,000 को नील कर दे, मना कर दे। ऐसी कैटेगरी भी हो सकती थी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट, इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया। यही बातें इस टेबल के अंदर लिखी हुई हैं, यही बातें इस टेबल में लिखी हुई हैं कि अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस करेंगे टू ऑल एप्लीकेंट, अलॉटमेंट इन फुल करेंगे और सम एप्लीकेंट्स को, और कुछ को प्रोराटा बेसिस पर दे देंगे और कुछ को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट सम एप्लीकेशन, फुल अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। ये जो बातें मैंने ऊपर समझाई वही इस टेबल में लिखी हुई है। अब मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को हम इशू जब करते हैं तो इशू करने के 3 पार्ट होते हैं। इशू करने के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसा जनरली प्राइवेट कंपनी करती हैं, पब्लिक कंपनी भी कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट हम कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को करते हैं तो वो केवल प्राइवेट कंपनी ही करेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास पब्लिक को शेयर इशू करने का राइट नहीं होता, वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, तो इसलिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। और ध्यान रखिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में जब हम शेयर इशू करते हैं तो लॉक इन पीरियड रखा जाता है, लॉक इन पीरियड रखा जाता है, और वो लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का होता है? 3 इयर्स का। नंबर 2, मैंने आपको बताया था फॉर कैश कंसिडरेशन, कैश कंसीडरेशन, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैश कंसीडरेशन। और तीसरा मैंने बताया था फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन, इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप अपनी बुक से खुद से मीनिंग देखेंगे, इसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा फॉर कैश कंसिडरेशन के बदले में। आइए इसको देखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। तो इसमें शेयर्स जब कैश के बदले में इशू किए जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? दिस इज द इशू ऑफ शेयर्स विच मीन्स द शेयर्स आर इशूड बाय ए कंपनी अगेंस्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। सच इशू कैन बी मेड एट पार एंड और प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट। याद होगा ना, मैंने आपको बताया था ऐसे शेयर पार पर इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर इशू किए जा सकते हैं, बट डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते। एंड फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच दीज केसेस।
और ये इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट चलता है, इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री के बारे में बातें करते हैं। तो इनकी जर्नल एंट्री के बारे में जब बात करेंगे तो आइए मैं आपको एक नोटबुक पर ले चलता हूँ, वहां जाके हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कैसे इन एंट्रियों को हम लोग लिखेंगे। यहाँ एक ब्लैंक पेज हम देख देख लेते हैं, यह लीजिए ये ब्लैंक पेज आ गया। मैं इन जर्नल एंट्रियों को सब समझा कर आपको बताना चाहूंगा। आपकी बुक में हालांकि सारी एंट्री लिखी हुई हैं, आप उन पे फोकस करेंगे, उन देखेंगे। सबसे पहले, अगर शेयर एट पार पर इशू किया गया है, शेयर एट पार पर इशू किया गया है तो ध्यान रखिएगा, एट पार का मतलब होता है अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो आपने 100 रुपए में ही उसको इशू कर दिया है, 100 रुपए में उसको इशू कर दिया है। तो उस कंडीशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर से, अपने शेयर होल्डर से पैसा कैसे कैसे मांग सकती है। कंपनी की इच्छा हो तो सारा का सारा पैसा, होल अमाउंट, सारा का सारा पैसा होल अमाउंट एक साथ मांग सकती है। कंपनी की इच्छा हो तो वो ये पैसा दो दो तरीके से मांग सकती है, कुछ पैसा तो एप्लीकेशन पर और कुछ पैसा अलॉटमेंट पर मांग सकती है। अगर कंपनी की इच्छा हुई तो इसको वो 3 कॉल में भी मांग सकती है, पहला एप्लीकेशन पर, दूसरा अलॉटमेंट पर, और तीसरा पैसा फाइनल कॉल के नाम से वो मांग सकती है, फाइनल कॉल। कंपनी चाहे तो इनकी जितनी मर्जी कॉल बना ले। 4 कॉल नॉर्मली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। 4 कॉल कौन कौन सी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल एंड फाइनल कॉल का नाम फाइनल कॉल ना होकर उससे पहले कॉल रख दिया जाएगा, क्या? फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल हम ऐसे मांग लेंगे। तो ऐसे 4 तरीके से भी कंपनी पैसा मांग सकती है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, या फिर आपको 3 कॉल वाले मिलेंगे, या फिर आपको 2 कॉल वाले मिलेंगे, या फिर आपको सारा पैसा एक साथ आपसे मांगा जाएगा तो ऐसा मिलेगा। तो अगर सारा पैसा एक साथ मांग लिया जाए तो उस कंडीशन में हम 2 एंट्री करेंगे। 2 कॉल मांगी गई हैं तो उस कंडीशन में हम 4 एंट्री पास करेंगे। 3 कॉल में पैसा मांगा गया है तो 6 एंट्री। तो बताइए 4 कॉल में अगर पैसा मांगा जाए तो कितनी एंट्री टोटल पास होंगी? तो इस कंडीशन में टोटल एंट्री पास होंगी हमारी कितनी? 8 एंट्री। तो ये 8 एंट्री का चैप्टर है, 8 एंट्री हमें यहाँ पास करनी है टोटल, जब हम शेयर्स को इशू करेंगे। और एट पार पर अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में शेयर्स की क्या जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस मैंने आपको बताया कि अगर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया और सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा लिया, होल अमाउंट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी। तो उस कंडीशन में यदि सारे लोग सारा पैसा दे देंगे तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट बन जाएगा। और मान लीजिए मैं 10,000 शेयर इशू कर देता हूँ, नॉर्मल कंडीशन पे चलता हूँ, फुली सब्सक्राइब्ड शेयर है, फुली सब्सक्राइब्ड शेयर है, 100 रुपए का एक है और 100 रुपए में इशू कर रखा और सारा पैसा आपने एक साथ मांग रखा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आप एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सबसे पहले आपको पैसा इसमें मिलेगा। मिलने की एंट्री आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है तो इकट्ठा लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और क्योंकि 10,000 शेयर आपने इशू किए थे और क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का था तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए आपको क्या हो जाएंगे? रिसीव्ड हो जाएंगे। मैं हंस रहा हूं क्यों? क्योंकि मैडम ने पानी दिया है, कह रही है पानी पी लो, तो एक घुट पानी पी लेता हूं। लो, अब तो मौका ही पड़ा, कहेंगे तो मैडम को भी प्रेजेंट कर देंगे, मैडम भी पढ़ा देंगे आज तो। चलो, ये पहली एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। चलिए दूसरी एंट्री करते हैं। अब देखिए दूसरी एंट्री जो है वो क्या होगी, जो ये पैसा आपको मिला है, जो ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे जो टोटल पैसा आपको मिला है, इसको उठाकर आप ट्रांसफर कर दें शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू, किस में ट्रांसफर कर दें? एक अकाउंट ओपन करेंगे शेयर कैपिटल के नाम का, और शेयर कैपिटल में ये सारा पैसा चला जाएगा, 10 लाख के 10 लाख यहां पर शो कर देंगे। तो होल अमाउंट जब मांगी जाए तो ये दो एंट्रियां होंगी। अब अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही पैसा मांगा गया, तो उसको हम कैसे जनरलाइज करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं, उसकी जनरल एंट्री को समझते हैं। लीजिए मैं यहां लिख देता हूं। अगर मान लीजिए पैसा मांगा गया है, 10,000 शेयर इशू किए गए, 100 रुपए का एक है, और पैसा मांगा गया है एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर, और 100 का शेयर हमने 100 में ही इशू कर दिया, तो एट पार होगा। मान लीजिए 40 रुपए एप्लीकेशन पर मांग लिए, 60 रुपए अलॉटमेंट पे मांग लिए, तो ऐसे मिलाकर टोटल दो एंट्री तो होंगी एप्लीकेशन की, दो एंट्री होंगी अलॉटमेंट की, कुल मिलाकर एंट्री हो जाएंगी चार। चार एंट्री हमें यहाँ पास करनी है। अब वो चार एंट्रियां क्या होंगी, कैसे पास होंगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली एंट्री जो आप लोग लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी शेयर इशू किए जाएंगे तो पैसा रिसीव होगा सबसे पहले। तो रिसीव होगा तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। और पैसा किसके नाम का रिसीव होगा? जो सबसे पहली कॉल हमने मांगी है, दैट इज एप्लीकेशन। कितने शेयर पर? 10,000 शेयर पर। कितने रुपए के हिसाब से? 40 रुपए के हिसाब से। तो 4 लाख रुपए मुझे यहाँ मिल जाएंगे। और दूसरी एंट्री में मैं क्या कर दूंगा, इन 4 लाख को ट्रांसफर कर दूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4 लाख, 4 लाख। और फिर तीसरी एंट्री पर चलेंगे। तीसरी एंट्री अब अलॉटमेंट की है 60 रुपए के हिसाब से, तो इसको ड्यू करेंगे पहले। देखिए पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला था तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब हमें पैसा मांगना पड़ेगा। शेयर अलॉट कर दिए, तब उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगना पड़ेगा। मांगने की एंट्री को बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री, और ड्यू में जो पैसा मांग रहे हो वो डेबिट, किसका पैसा मांग रहे हैं? अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कितना मांगा जाएगा? 10,000 शेयर पर 60 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए। और ये पैसा फिर मुझे क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। और एंट्री रिसीविंग की होगी बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। नरेशन हो जाएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और ऊपर वाले की नरेशन हो जाएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। पहले वाले की नरेशन क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और इसकी एंट्री क्या, नरेशन क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो बार पैसा मांगने की कॉल में हम इस तरीके से चार एंट्री पास करते हैं। होप सो कि आप ये समझ पाए कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल पर जब पैसा मांगा जाएगा तो एंट्री कैसे होंगी। मैं लिख देता हूं। मान लीजिए एप्लीकेशन पर आपने पैसा मांगा 40 रुपए, अलॉटमेंट पर मांगे आपने 25 रुपए, और बैलेंस मांग लिए फाइनल कॉल पर, तो बैलेंस कितना बचेगा? 40 + 25 65 +35। 100 रुपए का शेयर था आपका, 100 में से 40 और 25 माइनस कर दे, 35 रुपए आ जाएंगे। तो ये फाइनल कॉल के मांग लिए। तो यहाँ पर कुल कितनी एंट्री होंगी? 6। दो एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की, दो फाइनल कॉल की। एप्लीकेशन की दो एंट्री क्या होंगी? शेयर एप्लीकेशन की रिसीविंग की एंट्री होगी सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, और फिर अलॉटमेंट की एंट्री को रिसीव करेंगे, और फिर फाइनल कॉल की भी ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। और ड्यू की एंट्री में सेम तरीके से एंट्री लिखेंगे, कैसे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो चार केसेस में अगर पैसा मंगाया जाए तो उसकी एंट्री आपने खुद से करके देखनी है। ये देखिए, इशू ऑफ शेयर एट पार का एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए 50,000 शेयर कंपनी ने 10 रुपए वाला इशू किया है। 3 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, और 2 रुपए फाइनल कॉल पर। तो इसकी कुल मिलाकर 8 एंट्री आप लोगों ने पास करके देखनी है। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, अलॉटेड हुए हैं, तो यानी फुली सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। जर्नल एंट्री पास करनी है। 100 शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करके भी दिखानी है, और ये मानते हुए कि सारा पैसा आपको मिल गया। और एक एंट्री और दी गई है, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, 10,000 रुपए। देखिए जब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो तो खर्चों की एंट्री तो खर्चों की जैसे करेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू बैंक। ये एक एंट्री आप और जोड़ देंगे तो टोटल 8 + 1 9 जर्नल एंट्री आपने इस क्वेश्चन की करके देखनी है। तो आज का जो होमवर्क है वो क्या है? आज का जो होमवर्क है वो यही है। एक तो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया हुआ है, उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। प्लस आप क्वेश्चन नंबर 5th प्लस इलिस्ट्रेशन नंबर 5th ये अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास को लीव कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ लें। बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा, मैं बंद कर रहा हूँ क्लास को।